वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का केमिस्ट्री की क्लास में एक बार फिर स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम सभी लोग 11वीं क्लास में जिस लेसन की स्टडी कर रहे हैं उसका नाम है रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं, जिसको हम बोलते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और इसके मैं कई सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अभी जस्ट जो मैंने पिछला वीडियो अपलोड किया था उस वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि संरचना सूत्र क्या होते हैं, अणु सूत्र क्या होते हैं और मूलानुपाती सूत्र क्या होते हैं, रासायनिक सूत्र क्या होते हैं। ये सब बातें हम लोगों ने शुरुआती वीडियो में देख ली थी। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम किसी सवाल में किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र निकालते हैं, अणु सूत्र निकालते हैं, संरचना सूत्र निकालते हैं। इन सभी पर आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो जिन भी बच्चों को पहले मूलानुपाती सूत्र, अणु सूत्र या संरचना सूत्र के बारे में नॉलेज ही नहीं है, तो उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वो पहले पिछला वीडियो देख लें, तब आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। अदरवाइज़ आप इस वीडियो में अपना टाइम दोगे और फिर आपको चीज़ समझ में आएगी और वो भी थोड़ा थोड़ा सा अगर आपको कहीं कहीं डाउट रह जाएगा तो वो डाउट आप क्लियर नहीं कर पाओगे। इसलिए बेहतर होगा कि आप पहले पिछले वीडियो के माध्यम से तीनों होते क्या हैं उसको आप सीख लो। देखो, मैं आपको पिछले वीडियो में जो चीज़ पढ़ा चुका था वो मैं यहाँ लिखा हूँ शॉर्ट में। रासायनिक सूत्र क्या होते हैं हमने सीखा था। उसके बाद हमने सीखा था कि किसी यौगिक में तत्व की प्रतिशत मात्रा कैसे निकालते हैं, उसका सूत्र क्या होता है, तत्व का भार बटे यौगिक का अणु भार गुणा 100। ये मैंने पिछले वीडियो में इसके सवाल करके दिखाए थे। उसके बाद हमने आपको सिखाया था कि मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, अणु सूत्र क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है और संरचना सूत्र क्या होता है, तो मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है। मूलानुपाती सूत्र से हम मूलानुपाती भार निकालते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट निकालते हैं, और अणु सूत्र से हम अणु भार निकालते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट निकालते हैं। ये सारी चीज़ें हम आपको पिछले वीडियो में सिखा चुके थे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कोई क्वेश्चन आपको दिया है और उस क्वेश्चन से आप मूलानुपाती सूत्र कैसे निकालोगे, अणु सूत्र कैसे निकालोगे, मूलानुपाती सूत्र को आप अणु सूत्र में कैसे बदलते हो, अणु सूत्र से आप संरचना सूत्र कैसे निकालते हो, इन सभी पर हमें बात करनी है। मैं ज़्यादा थ्योरी ना पढ़ा करके सीधा आपको न्यूमेरिकल करना सिखाता हूँ कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आप बस ध्यान से पहले देखिएगा, नोट्स थोड़ा सा रुकिएगा, पहले आप प्रोसेस समझ लीजिए, उसके बाद फिर नोट्स बनाइएगा। ठीक है, देखो ये हमारे पास क्वेश्चन है कि एक यौगिक का प्रतिशत संगठन निम्न प्रकार है। मतलब आपको दिया हुआ है कि कोई यौगिक है, उसमें कार्बन 40.6% है, हाइड्रोजन 6.6% है, ऑक्सीजन 52.8% है। आपको पूछा गया है यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है। आगे लिखा है यदि यौगिक का अणु भार 60 हो तो यौगिक का अणु सूत्र लिखिए। ये भी आपसे पूछा गया है। कुछ और दिया रहता और फिर आपसे पूछता यौगिक का संरचना सूत्र भी लिखिए। वो क्वेश्चन हम धीमे धीमे आगे बढ़ रहे हैं। अभी मैंने ये क्वेश्चन ले रखा है। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं उसका यहाँ स्टेप लिखा हुआ है मैंने। स्टेप कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे दिए गए प्रतिशत संगठन से मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, अब कहोगे कैसे ज्ञात कर लेते हैं, तो ज्ञात करने के लिए ये मैं सारणी बना रहा हूं, इस सारणी के अनुसार हम लोग चलेंगे। ठीक है, इस सारणी में जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे इस सारणी में तत्व का नाम। तत्व का नाम आप बताओ, हमारे पास जो एलिमेंट हैं वो कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो तत्व कौन से हो गए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे प्रतिशतता। प्रतिशतता या इसी को कुछ लोग बोलते हैं प्रतिशत मात्रा। ये सवाल में आपको दी हुई है, कितनी कितनी है आप देखो। कार्बन की मात्रा कितनी है, 40.6%। हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है, 6.6%। और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 52.8%।
देखो ये हर सवाल में एक जैसा फॉर्मेट है, कुछ बदलना नहीं है, ठीक है। प्रतिशतता हो गई। अब हम लिखेंगे तीसरा कॉलम, तत्व का परमाणु भार। देखो तत्व का परमाणु भार, कार्बन का कितना होता है 12, आपको पता है। हाइड्रोजन का कितना होता है 1 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। ये हो गया। अब इसके बाद जो कॉलम है वो आपसे बोला जाता है परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या। परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या, परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या। अब ये कैसे निकालते हैं परमाणुओं की? आप कहोगे ये हेडिंग लिखना जरूर, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस हेडिंग को मत लिखो, मगर आपके दिमाग में होना चाहिए कि अब आप जो करने वाले हो जो स्टेप, उससे क्या निकल के आने वाला है, परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या। कैसे निकालते हैं? इसका सूत्र होता है प्रतिशतता बटे परमाणु भार। परमाणु भार। इसके बाद हमारे होते हैं 2 कॉलम, ठीक है, ध्यान से समझना। ये मैं डॉटेड लाइन से इसलिए बनाया हूं क्योंकि ये 2 कॉलम की ज़रूरत हमेशा नहीं पड़ती है, कभी कभी पड़ती है। कब पड़ेगी कब नहीं पड़ेगी मैं इनके क्वेश्चन सिखाऊंगा आपको। अभी आप मान के चलो कि 2 कॉलम हमारे बनते हैं। पहले कॉलम में यहाँ पर आता है परमाणुओं का सरल अनुपात, परमाणुओं का सरल अनुपात, और यहाँ जो लास्ट में कॉलम बनता है वह कहलाता है परमाणुओं का सरल पूर्णांक अनुपात। परमाणुओं का सरल पूर्णांक अनुपात, ठीक है। देखो ये चीज आपको लिखनी पड़ेगी जब भी आपको मूलानुपाती सूत्र के सवाल करने हैं, ये सारणी तो बनानी ही पड़ेगी। हाँ, हो सकता है कि इसकी ज़रूरत ना पड़े आपको, इन दोनों में से कोई एक की ज़रूरत पड़े। तो कैसे सॉल्व करते हैं आप देखो, कार्बन की परसेंटेज दी है, हाइड्रोजन की परसेंटेज दी है, ऑक्सीजन की परसेंटेज दी है। अब हमें निकालना है परमाणुओं की अपेक्षित संख्या, तो आपको प्रतिशतता बटे परमाणु भार करना है। प्रतिशतता कितनी है 40.6, और इसमें डिवाइड कैसे करोगे 12 से, ठीक है। तो कितनी बार कटेगा 3 टाइम कटेगा, 36, 4 बचेगा, 3.33 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। हाइड्रोजन को आप कैलकुलेट करोगे तो इसमें कैसे आएगा 6.6/1। भाई इसकी प्रतिशत मात्रा कितनी है 6.6, और इसकी परमाणु भार कितनी है 1, तो 6.6 में आप 1 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 6.6, ठीक है। और यहाँ पर 52.8 है, इसमें 16 से डिवाइड करोगे तो ये 48, 4 बचेगा, और 3.3 इस तरह से आएगा। ये मैं एक टाइम डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो आप जब डिवाइड करोगे तो आपने क्या देखा, कार्बन की परसेंटेज दी थी, हाइड्रोजन की परसेंटेज दी थी, ऑक्सीजन की परसेंटेज दी थी, आपने परमाणु भार पता था, प्रतिशतता में परमाणु भार से डिवाइड कर दिया, तो भाग देने पर आपको जो भी संख्या मिली वह कहलाती है परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या। अब इस आपेक्षिक संख्या में जो सबसे छोटी संख्या होती है, जो संख्या सबसे छोटी होती है, उससे हम डिवाइड करते हैं तीनों में। आप देखो एक संख्या है 3.3, एक संख्या है 6.6 और एक संख्या है 3.3। इन तीनों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो आप बोलोगे 3.3 है। तो हम डिवाइड करते हैं तीनों में, तो 3.3 में जब 3.3 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे कितना आएगा 1। 6.6 में 3.3 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे कितना आएगा 2, और 3.3 में 3.3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1। ये एक बार में हमें पूर्णांक मिल गया, ध्यान से समझना। हमने डिवाइड किया और हमें पूर्ण संख्या मिल गई, तो अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इस वाले कॉलम की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें नहीं बनाना पड़ेगा। अगर मान लो डिवाइड किया और डिवाइड करने पर हमारा आंसर कुछ इस तरह आया कि 1.33 आया, 2.33 आया एंड 1.33 आया, ऐसा कुछ आ गया, तो अभी डिवाइड करने पर हमारा पूर्णांक प्राप्त नहीं हुआ। तो अब हम इसको पूर्णांक में बदलने के लिए किसी ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जिसका गुणा इन तीनों में कर दिया जाए और पूर्ण संख्या आ जाए। मान लो इसमें हम 3 से गुणा कर दें, तो 1.33 × 3 करेंगे तो 3.99, जिसको हम क्या बोल देते हैं 4,
2.33 इसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 1.33 में 3 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस वाले कॉलम से हमारा काम चल गया, इस वाले फॉर्मूले में, इस वाले क्वेश्चन में हमारा केवल ये ही कॉलम बनाने से हमारा अगला आंसर आ गया। मतलब जो कहो तो परमाणुओं का सरल पूर्णांक अनुपात क्या है, यही तो है, ये ऑलरेडी पूर्ण संख्या में है। अगर मान लो ये पूर्ण संख्या में ना होता, कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर कंफ्यूज हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल परेशान मत हो। आप ये मान के चलो कि ये कॉलम और ये कॉलम, इन दोनों में से मान लो दोनों बनाने हैं आपको, कैसे करोगे, प्रतिशत दिया हुआ है, परमाणु भार दिया है, प्रतिशतता बटे परमाणु भार आपने निकाल लिया, फिर जो संख्या इन तीनों में, इन चारों में जो सबसे छोटी संख्या होगी उसका डिवाइड चारों में कर दो, चारों में डिवाइड करो, अगर पूर्णांक आ गया तब तो बहुत अच्छी बात है, यही मान यहाँ रख दो। अगर मान लो पूर्णांक नहीं आया, भिन्न में आया, तो भिन्न वाले सवाल को कराते हम तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। अभी आप इतना समझ लो कि अगर ये पूर्णांक में आ गया तो यही मान यहाँ पर हो जाएगा। अगर ये भिन्न में होता तो हम क्या करते, जो समझ रहे हैं उनके लिए बता रहे हैं, जो अगर ये भिन्न में होता, वैसे तो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आगे, अगर ये भिन्न में होता, दशमलव में होता, तो हम कोई ऐसी संख्या से गुणा करते तीनों में जिससे ये भिन्नात्मक संख्या किस में बदल जाती, पूर्ण संख्या में बदल जाती, और पूर्ण संख्या में बदल जाती तो यहाँ की वैल्यू अलग होती और यहाँ की वैल्यू क्या होती, अलग होती। तो इस तरीके का फॉर्मेट आपको करना है। अब इतना फॉर्मेट करने के बाद हम देखें कार्बन के परमाणुओं का सरल पूर्णांक अनुपात कितना है, 1, और H में कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन कितना है, 1। तो हमारा जो यौगिक है, यौगिक का जो हमारा यौगिक है, उस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र, यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या हो गया, अब आप बताओ यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या हो गया। तो आप बोलोगे C1H2 और O1 है तो O1 हो गया। तो आप बताओ परसेंटेज आपको दी हुई थी, उसकी सहायता से आपने क्या निकाल लिया, मूलानुपाती सूत्र निकाल लिया। ये हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया कि दिए गए प्रतिशत संगठन से मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करते हैं। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं, मूलानुपाती सूत्र से मूलानुपाती भार ज्ञात करते हैं। मूलानुपाती भार ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा दूसरा स्टेप है। तो आप बताओ ये मूलानुपाती सूत्र निकाल लिया, यहीं पे क्या निकल आएगा, मूलानुपाती भार कितना होगा। आप बोलोगे एक कार्बन है जिसका परमाणु भार 12 होता है, 2 हाइड्रोजन है जिसका परमाणु भार 1 होता है, और 1 ऑक्सीजन है जिसका परमाणु भार 16 होता है। तो जब आप इसको जोड़ोगे तो 12 + 2 + 16 इसको आप जोड़ लो तो 30 आ जाएगा। तो आपका मूलानुपाती भार कितना आ गया, 30 आ गया। 2 चीज़ें क्लियर हो गई, मूलानुपाती भार निकाल लिया। अब तीसरे में हम क्या करते हैं, देखो आपको क्वेश्चन पूछा था मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करो, ये आपका आंसर आ गया पहला वाला। अब आप कहोगे अणु सूत्र निकालना था, सॉरी अणु सूत्र निकालना है। अणु सूत्र निकालने के लिए हमने पहले क्या निकाला, मूलानुपाती भार निकाल लिया। अब हम इसके बाद लिखेंगे यौगिक का अणु भार, यौगिक का अणु सूत्र को निम्न प्रकार मान लेते हैं। ठीक है, निम्न प्रकार मान लेते हैं। अब कहोगे निम्न प्रकार कैसे मान लेते हैं, तो याद रखिएगा जो मूलानुपाती सूत्र है, मूलानुपाती सूत्र जो है उसका क्या करेंगे, होल n ऐसे कर देंगे। ठीक है, हमने मान लिया कि अणु सूत्र हमारा कैसा है, मूलानुपाती सूत्र का होल n। तो आप बताओ इस वाले सवाल में हमारा मूलानुपाती सूत्र कितना आया, CH2O आया। तो अब हम क्या लिखेंगे, माना यौगिक का अणु सूत्र कितना है, CH2O का होल n मान लिया।
अब हमको क्या चाहिए, n चाहिए। अगर हम n निकाल लें तो हम n का मान रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, जहाँ अगले वाले स्टेप पे लिख रहे हैं, जहाँ n बराबर क्या होता है, n बराबर होता है अणुभार बटे मूलानुपाती भार, अणुभार बटे मूलानुपाती भार। तो आप बताओ, जहां n बराबर क्या हो जाएगा, अणुभार बटे मूलानुपाती भार। आप बताओ, सवाल में आपको देखो दिया हुआ है, यदि यौगिक का अणुभार कितना है 60, अणुभार आपको दिया है 60 और मूलानुपाती भार आपने निकाला हुआ है कितना 30। सॉल्व करोगे 2 बार कट गया तो n बराबर कितना आ गया 2। तो लिखोगे अतः यौगिक का अणुसूत्र होगा बराबर CH2O का होल ट्वाइस। ट्वाइस क्यों लिखा, क्योंकि n का मान कितना आ गया 2 आ गया। इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया C2H4O2। ये हमारा क्या आ गया, यौगिक का अणुसूत्र। और ये क्या था, यौगिक का मूलानुपाती सूत्र। दोनों चीज़ें पूछी थी कि यौगिक का अणुसूत्र बताओ, आपने बता दिया, और यौगिक का मूलानुपाती सूत्र बता दिया। तो आपने लिखा जहाँ n बराबर ये लिख दिया। आप ऐसा कर लो, यौगिक का अणुसूत्र हम मान लेते हैं, मूलानुपाती सूत्र का होल n, जहाँ n बराबर अणुभार बटे मूलानुपाती भार। उसके बाद अब हम स्टेप नंबर 4 में क्या लिख देंगे, n का मान ज्ञात करके, n का मान ज्ञात करके हम माने गए अणुसूत्र में रख देते हैं, जिससे हमें अणुसूत्र की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से ये सवाल किए जाते हैं। एक क्वेश्चन हमने आपको पूरा करके दिखा दिया है। अब ऐसा ही क्वेश्चन या इससे थोड़ा बदला हुआ क्वेश्चन हम और ले लेते हैं, तो आपको ये चीज़ ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगी। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक यौगिक का प्रतिशत संगठन निम्नलिखित है, कार्बन 60%, हाइड्रोजन 13.3% और शेष ऑक्सीजन है। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करो। यदि यौगिक का वाष्प घनत्व 30 हो तो यौगिक का अणुसूत्र ज्ञात करो। ये पूरा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है। तरीका वही है। आपको फॉर्मेट क्या पता है, सबसे पहले दिए गए प्रतिशत संगठन से हम क्या निकालते हैं, मूलानुपाती सूत्र निकालते हैं। हमने आपको बताया था ये सारणी आपको बनानी है। ठीक है, ये सारणी आपने बना ली। आप ये मान के चलो कि ये कॉलम भी आपको बनाना ही है। ठीक है, अब इस कॉलम का मान इसके बराबर भी आ सकता है या गुणा करना पड़ सकता है, एक ही चीज़ है। हमने ये सारणी बना ली। अब आप बताओ इसमें कौन कौन से तत्व थे, तो आप बोलोगे कार्बन था, हाइड्रोजन था और शेष ऑक्सीजन था। तो देखो, कार्बन लिख दिया, हाइड्रोजन लिख दिया और शेष ऑक्सीजन लिख दिया। कार्बन का परसेंटेज कितना था, तो आप बोलोगे 60%। हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना था, तो आप बोलोगे 13.3%। और शेष ऑक्सीजन मतलब इन दोनों को जोड़ लो और 100 में से घटा लो। देखो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 60 + 73.3 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, 100.0 में से 73.3 को घटा दिया। कितना आ जाएगा, 762, ये हो जाएगा 26.7। ठीक है, तो हमारी कार्बन तो है 60%, हाइड्रोजन है 13.3% और हमारी ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी 26.7%। ठीक है, देखो सवाल में समझो, कार्बन का परसेंटेज दिया था, हाइड्रोजन का दिया था और कहा था शेष ऑक्सीजन, तो इन दोनों को जोड़कर 100 में से घटा दो तो शेष ऑक्सीजन आ गई। अब आप बताओ, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12, हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 1 और ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16। ठीक है,
अब हम क्या निकालेंगे, परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या। परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या कैसे निकालते हैं, प्रतिशतता बटे परमाणु भार। प्रतिशतता कितनी दी हुई है 60, परमाणु भार कितना दिया हुआ है 12, तो डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली 5.0 टाइम कट जाएगा। यहाँ पर 13.3 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 13.3 आएगा, और यहाँ 2.67 में हम 16 से डिवाइड करेंगे। आप डिवाइड करिए, सॉरी 26.7 है ना, 26.7 में आप डिवाइड करेंगे तो 1.67 टाइम कैंसिल हो जाएगा। कर लेना आप इसे, 1.67 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो अब आप बताओ, अब आपको क्या सिखाया था, जो संख्या सबसे छोटी होती है, संख्या तो सबसे छोटी ये दिख रही है, देखो ये 5 है, ये 13.3 है, ये 1.67 है, तो सबसे छोटी संख्या का तीनों में डिवाइड करोगे, मतलब 5 में हम किससे डिवाइड करेंगे 1.67 से, ठीक है। इसको डिवाइड करिए तो 2.99 आएगा, फिर 13.3 है, इसमें हम डिवाइड करेंगे 1.67 से, ठीक है। तो हमारा सॉल्व करेंगे तो 7.9896 आ जाएगा, 7.96 आ जाएगा, और 1.67 में 1.67 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। अब देखो ये दशमलव में है, अब अगर दशमलव की चीज़ लगभग पूर्ण संख्या के बराबर है तो इसके निकटतम पूर्ण संख्या लिख दो। जैसे 2.99 है तो यहाँ पर ये किसके बराबर है 3 के, ये 7.96 है, ये किसके बराबर है 8 के, और ये 1 है ही। तो ये पूर्ण संख्या में सीधा बन सकता था। मान लो सीधा नहीं बनता तो फिर हम किसी संख्या से गुणा करके इसको दशमलव से किस में बनाते, पूर्ण संख्या में बनाते। तो पूर्ण संख्या हमने निकाल ली। अब आप बताओ यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे C3 है, H8 है और ऑक्सीजन 1 है। तो हमारा मूलानुपाती सूत्र आ गया, ठीक है। अब आप बताओ यौगिक के मूलानुपाती सूत्र के बाद हम क्या निकालते हैं, मूलानुपाती भार। आप बताओ मूलानुपाती भार में क्या है, 3 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। कार्बन का कितना होता है 12 में 3 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 36। H4 है और हर एक H का परमाणु भार 1 होता है तो 4 हो जाएगा, और 16 है 1 ही है, ठीक है। तो 36 और 4 40 50 56 हो जाएगा। इसका मूलानुपाती भार कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, ठीक है। और चेक कर लो आप इसका मूलानुपाती भार, सॉरी गलत लिख दिया मैं, H8 है तो यहाँ पर 8H होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 8 करेंगे तो 56 में 4 और बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। इसका मूलानुपाती भार कितना हो जाएगा 60, 36 इसका, 8 इसका और 16 इसका, इन सभी को जोड़ लो आप तो 60 आ जाएगा। तो मूलानुपाती भार हमारा आ गया 60। अब आप देखो आगे बोला गया है अणुसूत्र बताना है, तो हमने तरीका क्या बताया था, पहले मूलानुपाती सूत्र याद कर लेते हैं, कर लिया। उसके बाद मूलानुपाती सूत्र से मूलानुपाती भार याद कर लेते हैं, वो भी कर लिया। अब हम क्या करते हैं, यौगिक का अणुसूत्र मान लेते हैं। तो हमने लिखा, माना यौगिक का अणुसूत्र बराबर क्या है C3H8O का होल n, C3H8O मूलानुपाती सूत्र का होल n, ऐसे करते ना, जहाँ n क्या है अणुभार बटे मूलानुपाती भार। अब देखो यहाँ पर अणुभार आपको सवाल में दिया नहीं है, देखो अणुभार नहीं दिया, हाँ वाष्प घनत्व दिया है। तो यहाँ पर एक सूत्र हम आपको बता दे रहे हैं, उसको आप कहीं नोट पे लिख लीजिएगा। अणुभार बराबर होता है, अणुभार का सूत्र होता है ये, अणुभार बराबर होता है 2 गुणा वाष्प घनत्व, वेपर डेंसिटी, वाष्प घनत्व, ठीक है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, अणुभार बराबर होता है 2 × VD, VD मतलब वेपर डेंसिटी। तो ये सूत्र हम इस्तेमाल कर लेंगे। अणुभार बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणा वाष्प घनत्व, और मूलानुपाती भार नीचे आ जाएगा। अब आप बताओ सवाल में वाष्प घनत्व कितना दिया है, यदि यौगिक का वाष्प घनत्व 30 हो तो वाष्प घनत्व दिया है 30 अपॉन मूलानुपाती भार भी कितना आ गया हमारा 60। तो बताओ 60 में 60 से डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा, तो n का मान कितना आया 1। तो यौगिक का अणुसूत्र क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे यौगिक का अणुसूत्र हो जाएगा
H8O का होल 1 दैट इज C3H8O। इस तरह से हमारा ये अणुसूत्र निकल आएगा। तो आप देखो कितने अच्छे तरीके से आपने मूलानुपाती सूत्र निकालना सीख लिया और अणुसूत्र निकालना सीख लिया। अब डिपेंड करता है प्रैक्टिस, ठीक है, और डिपेंड ये भी करता है कि अभी तो मैंने सरल से क्वेश्चन ले लिए केवल सिखाने के लिए, कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं और मैंने अभी केवल बात किसकी करी, मूलानुपाती सूत्र की करी और अणुसूत्र की करी। अभी मैंने संरचना सूत्र पर नहीं गया क्योंकि संरचना सूत्र के लिए हमें कुछ एक केमिकल रिएक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब ये जो सवाल है इसी के आगे थोड़ी सी भाषा और दी रहेगी कि यह जो पदार्थ है वह लिटमस को नीले से लाल कर देता है, ऐसा कुछ लिखा होगा। मतलब मैं एग्जैक्टली नहीं बोल रहा हूँ, कुछ बोल रहा हूँ कि कुछ एक रिएक्शन लिखी होगी। उन रिएक्शन को अगर हम जानते होंगे तो हम इस अणुसूत्र से फिर क्या बना पाएंगे, संरचना सूत्र बना पाएंगे। और अगर हम वो रिएक्शन नहीं जानते होंगे तो फिर हम अणुसूत्र से संरचना सूत्र नहीं बना पाएंगे। और वो रिएक्शन जानने के लिए हम धीमे धीमे करके केमिस्ट्री पढ़ते ही जा रहे हैं, तो हम उसको जैसे जैसे जानेंगे तो हम और आगे का पार्ट आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। खैर, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अगर आप लोग करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि अगर आपको और इसमें क्वेश्चंस करना हो तो मैं एक वीडियो सेपरेट बना दूंगा जिसमें 5-6 क्वेश्चन मैं और करके दिखा दूंगा कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अदरवाइज़ ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है जिसका नाम है मूलानुपाती सूत्र को अणुसूत्र और संरचना सूत्र में कैसे कन्वर्ट किया जाता है दिए गए प्रश्न में। ठीक है, तो ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। हाँ, अगर आपको सवाल करने हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, तो मैं और सवालों का एक वीडियो अलग से बना दूंगा जिससे आपकी खूब सारी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप कोई भी क्वेश्चन पेपर में गलत नहीं करोगे। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।